हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में इसके हम लिमिटेशंस भी देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, मीन्स इसकी कंडीशन क्या है, इसको हम कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं अप्लाई कर सकते, तो उसको भी इसी वीडियो में देखेंगे। और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 8 नंबर लेक्चर है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर उसको देख सकते हैं। फिर इस वीडियो को देखिए, तो उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको इस वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आप स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो गॉस लॉ क्या है, इसको हम देखने से पहले, डिटेल में पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटा सा ओवरव्यू कराना चाहेंगे, एक समरी देंगे जिससे कि आपको आगे समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, फिर उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है और उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर कुछ चार्ज प्लेस किया गया है, क्या प्लेस किया गया है, कुछ चार्ज प्लेस किया गया है, तो चार्ज प्लेस किया गया है तो उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो मतलब उस क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा। तो उस क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो ही हमको बताता है गॉस लॉ। और गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो कि हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ही इजी बनाता है। तो चलिए देखते हैं कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास कोई जैसे क्लोज्ड सरफेस है, क्या है, हमारे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। ये मान लीजिए कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई क्लोज्ड सरफेस है। अब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने मान लिया कोई चार्ज क्यू प्लेस किया हुआ है। क्या प्लेस किया है, कोई चार्ज हमने क्यू प्लेस किया है। अब चार्ज है तो कोई प्लेस किया गया तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पास होंगी। क्या पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ से इस सरफेस से पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज्ड सरफेस से पास होंगी तो मीन्स इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा वही हमको बताता है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बताता है कि अगर ये जो क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस में कोई चार्ज क्यू प्लेस किया गया है तो उसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा इस क्लोज्ड सरफेस से वो कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो फाई ही इज इक्वल टू होगा 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मीन्स इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है उसके 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। यही है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसके अंदर कोई चार्ज प्लेस किया गया है तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। मीन्स उस सरफेस या क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इस पूरे क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो आगे देखते हैं, आपको कुछ कंडीशंस और भी बताते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, जैसे यही मान लेते हैं स्फीयर ही है, तो इसके अंदर अगर हमने मान लीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 3 चार्ज हमने प्लेस किया हुआ है, तो तब क्या होगा, तब इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, फाई ई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अल्टीमेटली यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितना भी चार्ज इसके अंदर प्लेस किया गया होगा उसको हम सम कर लेंगे और मतलब टोटल जितना टोटल जितना चार्ज होगा वो और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हम कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस में कितना किसी भी क्लोज्ड सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक, और एक कंडीशन देखते हैं। अगर हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, अब क्लोज्ड सरफेस है तो इसके अंदर मान लीजिए कोई भी चार्ज नहीं प्लेस किया गया, कोई भी चार्ज हमने नहीं प्लेस किया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू 0
जीरो, क्योंकि चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चार्ज प्लेस नहीं है तो उससे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी तो ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। हमारे पास क्लोज्ड सरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है। इसके अंदर मान लीजिए हमने चार्ज प्लेस किया है Q1 प्लस Q2, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि उस क्लोज्ड सरफेस में जितना चार्ज प्लेस किया गया है, अगर उसको हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। ठीक, यही है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए देखते हैं हमको क्या कुछ लिखना है, क्या पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा है क्या गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि कैसे लिखना है। तो गॉस लॉ स्टेट दैट, गॉस लॉ क्या हमको बताता है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि गॉस लॉ हमको क्या बताता है, क्या स्टेटमेंट है इसका, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास करता है, वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। किसके इक्वल, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। ठीक, क्या कहने का मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। मीन्स उस सरफेस या उस क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है, उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक, यही है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आगे देखते हैं, ये हमने एक स्फीयर बनाया हुआ, सॉलिड स्फीयर, इसके हमने अंदर कोई चार्ज क्यू प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है, कंसीडर ए क्लोज्ड सरफेस विच इज इनक्लोज्ड ए चार्ज क्यू एज सोन इन द अबव फिगर। की हमने यहाँ एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर किया हुआ है जिसके अंदर कोई चार्ज क्यू प्लेस किया गया है, जो कि मीन्स जो कोई चार्ज क्यू इनक्लोज किया है, और इसको जैसा कि हमने ऊपर फिगर में दिखाया गया है। तब तो यहाँ पे क्या होगा, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब इसके अंदर चार्ज क्यू है तो क्यू, तो गॉस लॉ क्या बताता है कि जितना इसके अंदर चार्ज है उसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। मीन्स फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड किया गया है वो तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उससे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। यहाँ से आ जाता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, मतलब कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज किया गया है उसको, उसका और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यह इसी इंटीग्रेशन से ये आता है फार्मूला। तो उसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इनक्लोज्ड क्या है, तो सॉरी क्यू इनक्लोज्ड क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस, मतलब कि पूरे क्लोज्ड सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज किया गया है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये जो गॉस लॉ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी बनाता है, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस और कंडीशंस ऑफ गॉस लॉ की। गॉस लॉ की लिमिटेशंस क्या है, कंडीशन क्या है, इसको देखते हैं हम। ठीक, तो क्या है देखते हैं लिमिटेशंस, या फिर इसको हम कंडीशंस बोल सकते हैं कि गॉस लॉ की क्या है, कि कब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कब नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। जो गॉस लॉ है ये वैलिड होता है, हमेशा वैलिड होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, वो किसी भी शेप का हो, कैसा भी क्लोज्ड सरफेस हो, उसके लिए वे वैलिड है गॉस लॉ। बट कुछ और कंडीशंस भी हैं, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, गॉस लॉ इज ऑलवेज ट्रू। गॉस लॉ क्या है, हमेशा ट्रू है, और वैलिड मतलब हमेशा वैलिड है। बट अब लेकिन क्या कंडीशन है, इट इज़ नॉट ऑलवेज यूजफुल। ये हमेशा यूजफुल नहीं है। ट्रू तो हमेशा रहेगा लेकिन यूजफुल हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि ये गॉस लॉ है जो इसमें, क्योंकि अगर हम किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के सरफेस के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पर वहाँ ट्रू तो होगा, लेकिन वहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ टफ हो जाएंगी, जिससे कि हम गॉस लॉ का यूज करना उतना यूजफुल हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि कब हमारे लिए मोर यूजफुल होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जनरली गॉस लॉ इज मोर यूजफुल फॉर द सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
लाइक स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल एंड प्लेन सिमेट्री। मतलब कि जो जनरली हम गॉस लॉ यूज करते हैं, मतलब इसका हम जो अधिक यूज करते हैं, ये हमारे लिए कब अधिक यूजफुल है, ये हम कब यूजफुल है अधिक, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्फीयर का शेप का होना चाहिए, सिलेंड्रिकल सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, क्यूबिकल होना चाहिए, प्लेन सिमेट्री होना चाहिए, तभी ये गॉस लॉ हमारे लिए अधिक यूजफुल होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी हमारे पास क्या होता है, जब रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लेते हैं स्फीयर है, क्यूब है, या फिर हमारे पास सिलेंडर है, या फिर हमारे पास सिलेंडर है, तो इसके किसी भी सेंटर पर हम क्यू चार्ज प्लेस करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पूरे सिलेंडर, पूरे क्यूब, पूरे स्फीयर से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हर एक पॉइंट, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक सरफेस से सेम ही पास होती हैं। क्या होती हैं? हर एक पॉइंट से, हर एक सरफेस से सेम ही पास होती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसका हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स पूरे सरफेस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई है, यहीं पे हम गॉस लॉ का अधिक मोर यूजफुल कर सकते हैं, यहीं पे हम इसका अधिक यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो जनरली गॉस लॉ यूजफुल किसके लिए किया जाता है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के लिए। मीन्स हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, रेगुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्लोज्ड तो होना चाहिए लेकिन रेगुलर, मतलब उसका शेप साइज सब सेम होना चाहिए, मतलब स्फेरिकल होना चाहिए, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल या प्लेन सिमेट्री ऐसा होना चाहिए। यहीं पे गॉस लॉ अधिक यूजफुल होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो होना चाहिए वो सिमेट्रिक होना चाहिए हर एक पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉसियन सरफेस में मान लीजिए हमारे पास ये जब कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो इसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में। तो ये जब यहाँ पे चार्ज क्यू प्लेस किया गया है, अब ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर लिया, तो जो इसको सब हम क्या बोलते हैं, इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, या फिर हम इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब जब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होना चाहिए जो हर एक पॉइंट से, हर एक जगह से, हर एक सरफेस से, वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक, यही यहाँ पे कहा गया है कि हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होना चाहिए वो मतलब इस सरफेस से पास होना चाहिए, वो कैसे पास होना चाहिए, सिमेट्रिकल पास होना चाहिए। यही पहला लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अदरवाइज, अन्यथा देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज आल्सो गॉस लॉ इज वैलिड, अन्यथा गॉस लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड होगा, बट लेकिन नॉट मोर यूजफुल, उतना यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल टफ, क्योंकि तब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ जाएंगी, तब हम गॉस लॉ का यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं, वैलिड तो होगा लेकिन उतना यूजफुल नहीं होगा जितना कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को देख करके कि हम बता सकते हैं कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। लेकिन अगर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट रेगुलर ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे ये है, तो हमारे पास तो हमको कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा, तो हम इसलिए उससे फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे गॉस लॉ वैलिड तो होगा लेकिन मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन आ जाएंगे जिससे कि हमारे लिए अधिक यूजफुल नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। जो एंगल होना चाहिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो डेट इज थीटा इक्वल टू 0 और 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल 0 डिग्री भी हो सकता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फाई हमको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि उससे हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो उस ऑब्जेक्ट से उससे एक भी नहीं पास होंगी, तो फाई 0 हो जाएगा। लेकिन और जब अगर दोनों के बीच का एंगल सेम होगा 0 डिग्री, तो उससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। ठीक, तो यही है हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो इसके कुछ कंडीशंस हैं कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके लिए अप्लाई किया जाता है, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई किया जाता है, ये हमेशा ट्रू होता है। दूसरा पॉइंट है हमेशा ट्रू होता है लेकिन उतना यूजफुल नहीं होता है। लेकिन यूजफुल कब होता है, किस सिचुएशन में, जब हमारे पास सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो, मतलब हमारे पास रेगुलर ऑब्जेक्ट हो, तो हमारे लिए गॉस लॉ अधिक यूजफुल है, क्योंकि तब जो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो सिमेट्रिक होंगी, तो हम उनको देख के इजीली बता सकते हैं कि इस चेन के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा।
ठीक, तो ये था आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा और क्या पढ़ा, लिमिटेशंस ऑफ गॉस लॉ की लिमिटेशंस गॉस लॉ की क्या है। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन को समझने से पहले हमको इसकी लिमिटेशंस को भी समझना था, तो हमको डेरिवेशन अच्छे से समझ आएगा, इसलिए हम इसका डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आज हमने देखा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो आज के लिए फिर बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा, जिससे कि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।